हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने हूटर्स बैच में। तो ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको क्लास में नींद आती है और जिनको रात को पढ़ना पसंद होता है। तो डेली रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक लेक्चर अपलोड किया करूंगा, जिसको आप रात को कितने बजे भी देख सकते हैं। और इसका मेन मोटिव ये है कि आप टीचर से आगे चलो। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम इस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर अगर आपको समझना है तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ना, फिर इसको स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप अगर इन डेप्थ नॉलेज जान चाहते हो, मतलब आप अच्छे से गहराई में चीजों को समझना चाहते हो, तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आना जरूरी नहीं है, बस आपने पढ़ा होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम का, तब भी चलेगा। तब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छा कर लोगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए, ये इसकी प्री रिक्वेस्ट है। मतलब आपको आप पहली जरूरत है आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने की। तो चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास पानी है, मेरे पास एक गिलास पानी है और एक और गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है मेरे पास। और ये जो पानी है इसके अंदर मैं नमक डाल रहा हूं। तो नमक का फॉर्मूला आपको पता ही है, NaCl। तो इसके अंदर मैं NaCl को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये जो पानी है इसके अंदर मैं शुगर को ऐड कर रहा हूं। क्लियर है? शुगर या ग्लूकोज, अभी मैंने यहाँ पे शुगर लिया है। ठीक है, आप ये बताइए जब मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो क्या होगा? क्या वो डिजोल्व होगा? यस, डिजोल्व होता है नमक पानी में। तो ये नमक पानी के अंदर डिजोल्व होगा। तो डिजोल्व होगा तो क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं शुगर को पानी में डालूंगा तो क्या वो डिजोल्व होगा? यस, वो भी डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनने वाला है। क्लियर है? आप सॉल्यूशन के बारे में समझते हो। तो सॉल्यूशन क्या चीज होती है? सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है। सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीजें लगती है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक चीज होती है सोल्यूट, और सोल्यूट को आप ऐड करते हो किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और आप आपको क्या मिलता है? जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो बनता है, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। करेक्ट है? अब जो ये सोल्यूट है जिसको अपन सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, मतलब डिजोल्व करने को, एक नाम दिया जाता है। इसको बोला जाता है डिजोल्यूशन। सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना, डिजोल्व करना, इसको बोला जाता है डिजोल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट को डिजोल्व करना पड़ेगा सॉल्वेंट के अंदर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन। ये जो डिजोल्यूशन है, डिजोल्व होना, ये कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है नेचर। मतलब इसको समझाता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे नमक है, नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है। अब जरूरी नहीं हर चीज के अंदर डिजोल्व, सॉल्वेंट आपका बदल भी सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पानी लिया, कुछ और भी ले सकता हूं, सॉल्वेंट बदल सकता है। तो ये जो डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्व होना होता है, ये कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है नेचर। नेचर मतलब कि भाई सोल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो डिजोल्यूशन जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है नेचर पे। किसके नेचर पे? सोल्यूट और सॉल्वेंट पे। कैसे? तो केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों के अंदर डिजोल्व होती है। मतलब तो पोलर जो सोल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, और नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं, सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे नमक है, नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है लेकिन ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होता। नमक को अगर आप ऑयल के अंदर, कोई भी ऑयल ले लो, आपका घर में जो भी ऑयल है उसके अंदर नमक डिजोल्व नहीं होता है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। नमक पेट्रोल के अंदर भी डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है, और नमक कैसा है? पोलर। अब ये पोलर नॉन पोलर का क्या सीन है? तो पोलर नॉन पोलर को जल्दी से बताता हूं। तो नमक जो है, नमक के अंदर आयंस है, आयंस है, आयंस।
NaCl, Na प्लस Cl माइनस है। तो जिस चीज के अंदर चार्ज होते हैं उस चीज को बोला जाता है पोलर। तो ये अपना पोलर चीज है, पोलर सोल्यूट है। क्लियर है? पानी है जो H2O, ये भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर होता है। ये पोलर क्यों होता है? तो H2O का कुछ ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, और इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। तो पानी भी क्या है? पोलर, क्योंकि इसके पास भी क्या है, इसके जो एटम्स है उनके पास चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री क्या बोलती है? केमिस्ट्री बोलते हैं जो पोलर चीज होती है पोलर के अंदर डिसॉल्व होती है। अगर नॉन पोलर के अंदर डालोगे, जैसे कि ऑयल, ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इसके अंदर नमक डिसॉल्व नहीं होता है। नॉन पोलर चीज नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल पेंट, पेंट नॉन पोलर होता है, तो पेंट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कैरोसिन, पेट्रोल उनके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज नॉन पोलर है। तो केमिस्ट्री में एक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो डिसोल्यूशन कभी भी होगा, ये जो डिसोल्यूशन है ये अपना डिपेंड करता है नेचर पे। किसके नेचर पे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिख रहा है क्या ये? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखा हुआ है, यहां दिखाता हूं आपको, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है? तो अगर अपन को सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट को ऐड करना है सॉल्वेंट के अंदर, और वो चीज डिपेंड करेगी कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, नेचर। अगर दोनों पोलर हैं तो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर दोनों अलग अलग हैं तो डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ये दो सॉल्यूशन है, एक नमक का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस, आप बोलोगे कि इनमें टेस्ट का डिफरेंस है, नहीं, उसके अलावा और क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है जिसके बारे में हमें समझना है, उसके बारे में बात करते हैं। इस वाले केस में क्या है, ये जो नमक है ये पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस आयंस, तो इसमें आयंस बन जाते हैं, तो ये टूट जाता है आयंस में। अगर हम शुगर को पानी में डालेंगे तो आयंस में नहीं टूटती है। क्लियर है? इसी के बेस पे हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है सॉल्यूशन। तो हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं अपने? सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आयोनिक सॉल्यूशन, नमक वाला आयोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है अभी इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा सॉल्यूशन होता है अपना मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। दिख रहा है ना? यस। एक सॉल्यूशन होता है अपना आयनिक, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर। अभी अपने एग्जांपल देखा, नमक वाला जो सॉल्यूशन है वो आयनिक सॉल्यूशन है, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन अपना शुगर वाला ग्लूकोज का सॉल्यूशन वो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या होते हैं आयनिक सॉल्यूशन? तो आयनिक सॉल्यूशन वो चीज होती, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन्स आयंस, इट कंटेन्स आयंस। और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन के अंदर आयंस नहीं होते, इट डज नॉट कंटेन, does not contain ions। क्लियर है? पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, कभी भी जब हम आयनिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या सीन रहेगा, MX टाइप का एक सोल्यूट रहेगा, सॉलिड रहेगा, जो कि जैसे नमक था। जब वो पानी में जाएगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसको हम ऐसे दिखाएंगे M प्लस, मान लो +1 चार्ज है तो M प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। क्लियर है? इस वाले केस में क्या रहेगा, इसमें क्या हो रहा है, आयंस टूट रहे हैं पानी में जाके। इस वाले केस में MX सॉलिड है, क्या बना, MX डिसॉल्व हो गया लेकिन आयंस में नहीं टूटा। MX एक्वस मतलब वो डिसॉल्व हो चुका है, पानी के अंदर जा चुका है, लेकिन आयंस में नहीं टूटा। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल इसका, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl है, NaCl सॉलिड पानी में गया, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास ग्लूकोज है, C6H12O6 सॉलिड है, पानी में डालेंगे C6H12O6 एक्वस। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। और उनके अंदर आयंस ही नहीं होते, आपने पढ़ा है ना, जो प्योर वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन है इसके अंदर आयंस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट उस सॉरी क्या बोल रहा हूं, इसमें जो सोल्यूट है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सोल्यूट को अपन क्या बोलते हैं? यहां पे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो सोल्यूट होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट ना बोल के उसको बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या चीज है तो उसको समझते हैं, एक मिनट दीजिए। सोल्यूट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट हम किस चीज को बोलते हैं? आपने कभी ओआरएस वगैरह देखा होगा तो उस पर भी लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइट। तो ओआरएस कब दिया जाता है? जब आपकी बॉडी को आयंस की कमी हो जाती है। मान लो आपको उल्टी दस्त हो गई या आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो आपकी बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है। तो आयंस की कमी को पूरा करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है जो सोलवेंट के अंदर, या हमारा जो सॉल्वेंट चलने वाला है इस पूरे चैप्टर में पानी चलने वाला है, क्योंकि वाटर है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना। क्यों है? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो पूरे अपने चैप्टर में जो आयनिक सॉल्यूशन है उसमें हम जो सॉल्वेंट बात लेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99%, 99 टाइम्स 100 में से वो अपना पानी ही रहने वाला है। तो वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद आयंस बनाता है, आयंस में टूट जाता है, उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सिंपल, क्लियर है? अब आप सोच रहे हो कि यार मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? सॉल्यूशन, तो देखो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अपने चैप्टर का नाम क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? आयोनिक, जब आयंस होंगे। आयंस कब होंगे? जब आयनिक सॉल्यूशन होगा। आयनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जहां पे आयंस होते हैं। आयंस कहां पे होते हैं? जहां आयोनिक सॉल्यूशन होता है। आयोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डालोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? जो चीज आयंस प्रोड्यूस करती है पानी में जाने के बाद। क्लियर है? तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट को समझना है। पूरे चैप्टर में अपन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को पहले अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? तो इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डालता हूं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? सोल्यूट दैट प्रोड्यूस आयंस when dissolved in water। वाटर एक मतलब स्पेसिफिक वर्ड है, जनरली जनरल वर्ड है सॉल्वेंट, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में अपना जो सॉल्वेंट रहेगा वो पानी रहने वाला है, इसलिए मैं बार बार पानी बोलूंगा सॉल्वेंट की जगह। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? ऐसी कोई चीज जिसको पानी में डालने के बाद क्या बनते हैं? आयंस। इसके नाम से भी पता लग रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ये वर्ड आया है इलेक्ट्रो और लाइट से, लाइट का मतलब टूटना, है ना। और ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं आया इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो ये चीज है इलेक्ट्रो, ये चार्ज से आया है। तो मतलब ऐसी कोई चीज जो टूट के चार्ज बनाए, मतलब आयंस बनाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? इसके नाम से भी पता लग रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है अपन को। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज को बोलते हैं जो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगी? आयंस। अब समझना, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आयनिक सॉल्यूशन होगा। आयनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब पानी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तो वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा और उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है?
तो इस पूरे चैप्टर में अपन को इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पास है ना इतने होते हैं कि हम उनके नाम भी नहीं लिख सकते, बहुत सारे होते हैं। तो जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको है ना हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवीजन करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बहुत सारे हैं, इसलिए उनकी अच्छे से पढ़ाई हो तो हम उनको डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो इलेक्ट्रोलाइट को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से इसको इसका डिवीजन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। एक तो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ आयंस, ये पहला उसका मतलब पहला क्लासिफिकेशन, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और बेस्ड अपॉन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिख रहा है, बेस्ड अपॉन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक एक करके समझाता हूं। जैसे आप बताइए, NaCl अपना इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, यस है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई, है। क्यों है? क्योंकि पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस करेगा। HCl इलेक्ट्रोलाइट है क्या? यस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा HCl पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस करता है। NaOH इलेक्ट्रोलाइट है क्या? यस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज होती है जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो ये तीन कैटेगरी में हम इसको नेचर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज? तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उठा, उसको आप इन तीन कैटेगरी में रख सकते हो। या तो वो एसिड होगा, या फिर बेस होगा, या सॉल्ट होगा। चौथा कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। तीन ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या तो एसिड होगा, या फिर वो बेस होगा, या फिर सॉल्ट। तो जितने भी एसिड है सारे इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी बेस है सारे इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी सॉल्ट आपको पता है सारे इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? सिंपल है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम नेचर ऑफ आयंस की मदद से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये सबसे पहली मतलब डिवीजन है। और इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बेस पे हम चीजों को पढ़ेंगे। हमारे पूरे चैप्टर में हमें एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बेस्ड अपॉन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके बेस पे हम दो हिस्सों में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिवाइड करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली आयंस में टूट जाएंगे। मतलब जैसे अगर अपन HCl ले, HCl कंप्लीटली टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं ना इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर HCl के मैं 10 मोल लूं या 10 मॉलिक्यूल लूं, मोल लूं, 10 मॉलिक्यूल ले लेते हैं यार, मोल पता नहीं समझता है, नहीं समझता, मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो अगर मैं 10 मॉलिक्यूल लूंगा HCl के और पानी में डाल दूंगा तो 10 के 10 टूट जाएंगे, सारे के सारे बिखर जाएंगे। किसमें? H+ और Cl- में। HCl बचेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा H+ और Cl- में। तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली टूट गया। अगली बात करते हैं। जैसे CH3COH है, आपको पता है वीक एसिड होता है। अगर इसको अपन पानी में डालेंगे तो ये भी टूटेगा, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा। मतलब इसका ये कि अगर आप इसके 10 मॉलिक्यूल डालोगे, अगर इसके आप 10 मॉलिक्यूल पानी के अंदर डालोगे तो 10 में से 10 नहीं टूटेंगे, 10 में से 2 टूट गए, 3 टूट गए, ज्यादा ज्यादा 4 टूट गए, है ना। तो ये इसके कुछ मॉलिक्यूल टूटते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं टूटते, ये भी बचा रहेगा और कुछ टूट जाएंगे। 10 में से मान लेते हैं 4 टूट गए, 6 ऐसे कैसे रहेंगे। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, लिख लेना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्सली डिसोसिएट हो या कंप्लीटली डिसोसिएट, या हम बोल सकते हैं आयनाइज ना हो, उसको बोलते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया आपको? इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया? तो अपन को इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात होती है एसिड और बेस के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को हम एसिड, बेस और सॉल्ट तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसिड और बेस क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। आपने बचपन में पढ़ा भी है, आप जानते भी हो एसिड और बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लेना, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस।
तो एसिड के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एसिड क्या चीज होती है। तो हम बोलते हैं जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड वो चीज है जो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एसिड। और बेस किसको बोलते हैं, बेस वो चीज है, वो सब्सटेंस है जो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, OH- आयन। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये जो डेफिनेशन है ये एक बंदे ने दी थी सबसे पहले, अरहेनियस ने। तो इसको बोलते हैं अरहेनियस एसिड बेस थ्योरी। तो अरहेनियस एसिड, अरहेनियस एसिड, तो अरहेनियस एसिड किसको बोला जाता है, अरहेनियस एसिड बोला जाता है सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H+ आयन, H+ आयन इन वाटर। पानी के अंदर, पानी इंपॉर्टेंट है, जो चीज पानी में जाने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करती है उसको अपन बोलते हैं एसिड। तो ये जो अरेनियस की डेफिनेशन है वो पानी को सॉल्वेंट लेके चलिए, वो पानी के हिसाब से। क्लियर है, दिख रहा है, यस। जैसे अगर मैं बोलूं HCl गैस एसिड है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग, अरेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये H+ देता ही नहीं है, HCl गैस टूटता ही नहीं है अगर गैसियस फॉर्म में हो, है ना, तो ये एसिड नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं HCl एक्वस की, यस दिस इज एसिड। क्यों, क्योंकि पानी में जाने के बाद H+ में टूट जाता है, तो ये एसिड है। अरेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अरेनियस बेस की। तो अरेनियस बेस के बारे में भी आप जानते हो। तो अरेनियस बेस किसको बोलते हैं, अरेनियस बेस क्या चीज है, सब्सटेंस, सब्सटेंस that produce OH- ion, OH- ions in water, उसको अपन क्या बोलते हैं, अरेनियस बेस। जैसे NaOH हो गया, है ना, QH हो गया, ये अपने अरेनियस बेस। तो अरेनियस एसिड, अरेनियस बेस, इनके बारे में आप पहले से ही जानते हो क्लास 10 से, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानते हो, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन आई होप आप जानते होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या सीन रहता है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस की रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन मतलब किसकी रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन। तो अपने पास एक एसिड रहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एक एसिड प्लस बेस, इससे क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट। हम अरेनियस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सॉल्वेंट कौन मिलेगा, आपको पता है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, पानी, पानी मतलब सॉल्वेंट। क्लियर है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपने पास HCl है और एक NaOH है, एक्वस मतलब पानी में डाल के तभी तो एसिड की तरह काम करेगा, एक्वस। क्या मिलेगा, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। क्लियर है, अब इसको हम एक और तरीके से दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो HCl एक्वस है, पानी के अंदर ये कैसे दिखेगा, H+ एक्वस, ऐसे दिखा सकता हूं क्योंकि अलग अलग रहेगा, Cl- एक्वस। ठीक है, NaOH है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Na+ आयन, क्योंकि ये भी कंप्लीटली टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- एक्वस। सही है। और यहाँ पे ये जो NaCl है, NaCl को भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, NaCl। तो NaCl भी पानी में जाने के बाद पानी में आयंस में रहता है, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। और H2O तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि आपने पढ़ा है H2O के अंदर आयंस नहीं होते, प्योर पानी के अंदर आयंस नहीं होते, मतलब H2O टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये इन चीजों को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना, जो ओवरऑल रिएक्शन हुई है वो किसके बीच में हुई है, वो रिएक्शन हुई है H+ और OH- के बीच में। इन दोनों से मिलके क्या बना है, H2O बना, H+ एक्वस और OH- एक्वस, इससे क्या बना, H2O लिक्विड। ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन समझाता हूं, एक मिनट तो। और यहाँ पे एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर
स्पेक्टेटर का मतलब जानते ही हो आप, स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, स्पेक्टेटर आयंस। तो यहाँ पे दो स्पेक्टेटर आयंस हैं, एक पहला Na+, दूसरा Cl-। समझना, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, उसको अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास HCl था तो H+ था, Cl- था, NaOH था तो Na+ था, OH- था। जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन किसके बीच में, H+ और OH जाके आपस में जुड़ गए और क्या बना, H2O बना। ठीक है, H+ और OH जुड़े हैं, Na+ और Cl- अभी भी अलग अलग ही हैं पानी के अंदर, वो जुड़े नहीं है। तो रिएक्शन एक्चुअली किसके बीच में हुई है, H+ और OH के बीच में। Na+ और Cl- पहले भी अलग अलग थे, अभी भी अलग अलग है, तो वो क्या है, स्पेक्टेटर आयंस, वो कुछ नहीं, बस देख रहे हैं। फिर से समझाता हूँ, देखो HCl है, HCl आपने पानी के अंदर डाला, H+ अलग, Cl- अलग, इस तरफ NaOH डाला, NaOH में Na+ अलग, OH- अलग। अब ये क्या हुआ, OH- H+ के साथ जुड़ गए, Na+ Cl- पानी में पड़े हुए, देख रहे हैं क्या चला हुआ है, चल क्या रहा है, रिएक्शन चल रही है किसके बीच में, H और OH के बीच में। तो Na+ और Cl- आयन बस देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और रिएक्शन को देख रहे हैं, किसकी, H+ OH। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो किसके बीच में हो रही है, मेन जो रिएक्शन है वो हो रही है H+ और OH, वो दोनों आपस में जाके जुड़ रहे हैं। Na+ और Cl- वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े नहीं ना भाई, सॉलिड थोड़ी ना बना अपना NaCl, वो तो ऐसे ही पड़े रहे जैसे थे, तो इसलिए उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। अगर वो जुड़ जाते, NaCl सॉलिड बनता, बनता तो नहीं है, अगर बनता तब हम बोलते कि भाई इनके बीच में भी रिएक्शन हुई है। न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो NH3 होता है, आप बताइए जो NH3 है, NH3 ये एसिड है या बेस है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कुछ कुछ केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, तो आपको पता होगा कि NH3 इज अ बेस, NH3 बेस होता है। अरेनिस के अकॉर्डिंग, तो अरेनिस तो बोलता था बेस तो वो चीज होती है जो OH- दे पानी में जाने के बाद। अब ये जो NH3 है, इसके पास तो OH है ही नहीं देने के लिए, तो ये बेस कैसे, समझ में आ रही है बात। NH3 के पास तो OH- है ही नहीं, तो ये बेस कैसे। तो अरेनिस इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद एक और थ्योरी आई। तो एसिड बेस की थ्योरी बहुत सारी है, 4-5 थ्योरी, अपन को अपने सिलेबस में 3 है, अपन को 3 थ्योरी पढ़नी है, वैसे तो 5 थ्योरी है, उससे भी ज्यादा है, अपन को बस 3 ही थ्योरी पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो NH3 है, NH3 बेस है, अरेनिस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको बोला जाता है ब्रॉन्स्टीड लउरी थ्योरी। अगली थ्योरी पे चलते हैं जिसका नाम है ब्रॉन्स्टीड लउरी थ्योरी। ये अपनी सेकंड थ्योरी है, सेकंड। मैं बार बार इस पूरे वर्ड को यूज नहीं करूंगा, मैं बस ब्रॉन्स्टीड को यूज करने वाला हूं, छोटा ब्रॉन्स्टीड। तो ब्रॉन्स्टीड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो ब्रॉन्स्टीड एसिड क्या चीज है इसको समझते हैं पहले। अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में यही काम में आने वाला है अपने ब्रॉन्स्टीड एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टीड के अकॉर्डिंग एसिड वो चीज होती है, वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन डोनेट करता है। कहां पे, कहीं पे भी, किसी को भी अगर H+ दे रहा है कोई चीज तो वो एसिड है। अब पानी में है नहीं है ये डिपेंड, ये मतलब ये चीज अपने इससे बाहर है, मतलब इसके बारे में बात ही नहीं करता सॉल्वेंट के बारे में। ब्रॉन्स्टीड बस ये बोलता है कोई भी चीज H+ दे, किसी भी सॉल्वेंट में हो, कुछ भी हो, अगर H+ दिया तो वो एसिड है। यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई लेना देना है ही नहीं। अरेनियस के केस में सॉल्वेंट का बहुत लेना देना था। अरेनियस के केस में पानी अपना मेन सॉल्वेंट हो, पानी के अंदर ही देखता था कि पानी के अंदर ये H+ दे रहा है नहीं दे रहा है, और कहीं छोड़ो, पानी के अंदर मुझे चेक करना है। अरेनियस पानी को देखता था, और यहाँ पे ब्रॉन्स्टीड किसी सॉल्वेंट को नहीं देखता, बस इसका ये कहना है अगर कोई चीज H+ डोनेट कर रही है तो वो एसिड है। तो व्हाट इज ब्रॉन्स्टीड एसिड, तो सब्सटेंस species substance that donates H+ ion, that donate H+ ion is known as Bronsted acid। इसकी ब्रॉन्स्टीड बेस की जो डेफिनेशन है वो भी सिंपल सी है, कोई खास नहीं है, लेकिन आप पहली बार पढ़ोगे तो ब्रॉन्स्टीड बेस क्या होता है,
तो ब्रॉन्स्टेड बेस वो चीज होती है, सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट लोन पेयर। हाँ हाँ हाँ, एक्सेप्ट लोन पेयर कहां से आ गया, एक्सेप्ट ये दूसरी डेफिनेशन है, एक्सेप्ट H प्लस आयन। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, H प्लस से ही H प्लस के ऊपर घूमती है। H प्लस देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। अगर कोई चीज H प्लस दे रही है तो वो एसिड है, H प्लस ले रही है तो बेस। एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास NH3 है, NH3 को पानी में डाला तो यहां पे एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होगी, पानी अपने अंदर अपना एक H प्लस NH3 को दे देता है, तो ये बन जाता है NH4 प्लस और बनता है OH माइनस। तो देखो ध्यान से देखो, किसने H प्लस दिया, H प्लस किसने दिया, H2O ने। तो H2 क्या है, H2 यहां पे अपना एसिड है, और ये जो NH3 है इसने क्या किया है, H प्लस को लिया है, तो ये क्या है, अपना बेस है। H प्लस को देने वाला एसिड, H प्लस को लेने वाला बेस। इसने दिया तो एसिड, इसने लिया तो बेस। समझ रहे हो। एक और एग्जांपल समझते हैं। अपने पास CH3COH है, इसको पानी में डालेंगे H2O बनेगा CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस। समझना। अब यहां पे क्या हुआ है, किसने H प्लस दिया है, तो CH3COH ने अपना H प्लस निकाल दिया, तो डोनेट कर दिया, तो ये हुआ अपना एसिड जिसने H प्लस दिया। H2O ने H प्लस को लिया है, तो ये हो गया अपना बेस। तो ये जो H2O है इसमें एसिड था, इसमें क्या बन गया, बेस। तो ऐसी चीजें जो दोनों की तरह काम करती है, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। समझ में आई बात। ऐसी कोई चीज जो एसिड की तरह भी काम कर सकती है, बेस की तरह भी काम कर सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। तो एक वर्ड यूज करूंगा, ये आपको आगे मिलेगा, इसका नाम है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। थोड़ा सा मैं आपको इस वर्ड के बारे में समझा रहा हूं, एम्फीप्रोटिक, एम्फीटेरिक, इसका क्या मतलब है। तो ये वर्ड है ना बहुत आम है केमिस्ट्री में, एम्फी एम्फी, ये कई बार आपको मिलेगा, तो इसको समझना जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है पीछे का इसका। तो देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जिनका जिनका अगर ओरिजिन आपको समझ में आ जाए ना, तो उनकी उनसे जो वर्ड बनते हैं उसका मीनिंग आपको अपने आप समझ में आने लगता है। जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि भाई जो बंदा किसी चीज में बहुत अच्छा है, कोई टैलेंट है उसके पास, उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रस। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, या आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या आप बहुत अच्छे रनिंग करते हो, तो आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है तो आपको बोला जाएगा कि ये बंदा डेक्स्ट्रस है। और डेक्स्ट्रस ये वर्ड आया है डेक्स्टर से। इस वर्ड का मतलब होता है, अगर पुराना ओरिजिन उठा के देखोगे इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है राइट हैंड। तो पुराने टाइम पे लोग, अंग्रेज, ये मानते थे कि जो सीधे हाथ से लिखते हैं वो टैलेंटेड बंदे, वो अच्छे बंदे, ऐसा मानते थे पुराने लोग। इसी तरीके से उल्टे हाथ के लिए भी एक वर्ड होता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, सिनिस्टर। तो इस वर्ड का मतलब होता है पापी, मतलब जो गलत काम करता है, या भूत प्रेत में के कामों में लगा रहता है, उसको बोलते हैं सिनिस्टर। ये अंग्रेज बोलते थे। तो ऐसा माना जाता था पुराने टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं ना, उनके अंदर बुरी आत्माएं होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो पापी होते, ऐसा मानते थे। आप ऑफेंड मत होना अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो ये जो सिनिस्टर वर्ड होता है, इसका ओरिजिन हुआ है लेफ्ट हैंड से। और आज भी अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। आप बोलोगे कहाँ पे, तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक RS नोमेनक्लेचर होता है, तो वहां पे जो S होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टे हाथ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हाथ, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो। तो ये जो
वो जो एस होता है आरएस नोमेनक्लेचर वो सिनिस्टर से है, तो सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंडेड, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं तो आपको पता होगा कि एस नोमेनक्लेचर होता है। ऐसे डेक्स्ट्रो लीवो ऐसे नाम सुने हुए आपने, है ना, डीएल नोमेनक्लेचर, तो डी का मतलब होता है राइट हैंड, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर कोई बंदा दोनों हाथ से लिखता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एम्फी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी, एम्फी, एम्बी, ये वर्ड कहीं पे भी मिले तो इसका मतलब होता है बोथ हैंड। तो एम्फी इस वर्ड का मतलब होता है जो दोनों के नेचर दिखा रहा हो, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, इसीलिए ये वर्ड साइंस में कई जगह पे यूज होता है, जैसे एम्फीबियंस, पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है एम्फीबियंस, है ना। ऐसी केमिस्ट्री में भी ये वर्ड बहुत बार यूज होगा। तो इस एम्फी वर्ड ये कहीं पे भी दिखे ना तो इसका मतलब दोनों। तो एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक, इसका मतलब एम्फीप्रोटिक का मतलब जो एच प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों चीज दिखा रहा है, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक? तो सब्सटेंस that can behaves as acid as well as base, उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। क्लियर है? चले आगे, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस, ऑर्गेनिक में ये वर्ड आता है, तो इसको समझना है अपन को, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं। तो एक बार फिर से वही रिएक्शन लिखता हूँ, NH3 वाली, NH3 प्लस H2O बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इसमें NH3 ने क्या किया है? H प्लस को लिया है, तो ये है अपना एसिड। H2 है, इसने H प्लस को दिया है, तो ये है अपना हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसने H प्लस को लिया है तो ये बेस हो गया, जो H प्लस को लेता है वो बेस, जो H प्लस को देता है वो क्या हो गया? अपना एसिड। ठीक है, अब देखो ये जो NH3 है, NH3 से क्या बना? NH4 प्लस, NH3 से बेस था, इससे एक H प्लस ले ले तो NH4 प्लस बना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ये हुआ इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट एसिड? क्योंकि NH4 के अंदर से H प्लस वापस निकाल सकते, तो अगर ये वापस H प्लस दे रहा है तो ये क्या बन गया? एसिड। H प्लस दे सकता है ये, है ना, तो अगर ये H प्लस दे सकता है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। तो एसिड किससे बना था? ये NH3 से, तो इसको बोलेंगे ये NH3 का क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। बेस से क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरीके से ये जो एसिड है, एसिड से, इस एसिड से H2O से बना OH माइनस, तो इसको बोला जाएगा एसिड का कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बेस बनता है, बेस से एसिड बनता है, बेस से एसिड, एसिड से बेस। एक चीज आप नोटिस करना इन दोनों में एग्जांपल्स में कि भाई बेस और कॉन्जुगेट एसिड में किस चीज का डिफरेंस है, यहां देखो, और इन दोनों में देखो, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, एक H प्लस का। H प्लस ऐड कर दिया तो बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड से अगर एक H प्लस निकाल दिया तो क्या बन गया? उसका कॉन्जुगेट बेस। समझ रहे हो? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या चीज होती है? एक H प्लस का उनके बीच में डिफरेंस होता है। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्योंकि इनके अंदर किसका डिफरेंस है? सिर्फ एक H प्लस का। एक और एग्जांपल समझते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे अपने पास H2CO3, या और सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे HCl है, HCl एसिड है, इसके अंदर से एक H प्लस निकाल दो तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस। तो ये जो चीज है ये, इसको बोलेंगे ये एसिड, और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, जैसे H2CO3 है, H2CO3 है, तो यहां से एक H प्लस निकला और ये HCO3 माइनस, तो ये अपना एसिड है और ये क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस, एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब समझना
एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, इस एग्जाम्पल समझना। HCO3 माइनस है, अगर मैं इससे एक और H प्लस निकाल दूं तो ये बनेगा CO3 2 माइनस प्लस H प्लस। तो इस बार इसने किसकी तरह काम किया, एसिड की तरह काम किया, तो ये अपना हुआ एसिड क्योंकि इसने H प्लस दिया है, डोनेट किया है, और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन, CO3 2 माइनस है, H2CO3 है, क्या मैं इसको इसका कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूँ? ये एसिड है, इसको मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं? नहीं, इसको इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड और बेस में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस रहता है। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, लेकिन ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट 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 क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ओनली डिफर, दिख रहा है ना ये रेड कलर, ओनली डिफर बाय जस्ट 1 H प्लस। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस रहेंगे, उसमें सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस रहेगा। अगर एसिड है तो एसिड से क्या कर दो, एक H प्लस निकाल दो, तो उसका बन गया कॉन्जुगेट बेस। बेस है, उसके अंदर एक H प्लस डाल दो, उसका बन जाए कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल है। देखो, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि ए है, ए का आप कॉन्जुगेट बेस बताओ, ए का क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस, ए का क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो उससे H प्लस रिमूव कर दो, तो इसमें ए जो भी होगा उसके अंदर से H प्लस माइनस H प्लस, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ए का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो इसके अंदर H प्लस ऐड करा देना, तो ए H प्लस ए प्लस H प्लस। समझ रहे हो क्या? एसिड से उसका पूछा कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड से बेस बनाना है तो H प्लस निकालना है, बेस से एसिड बनाना है तो उसके अंदर H प्लस ऐड करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखो, एसिड हमेशा क्या देगा, बेस देगा, तो एसिड से पूछेगा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो उस एसिड के अंदर से H प्लस निकाल दे। फिर बोलेगा बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो उस बेस के अंदर एक H प्लस डाल देना, वो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? ये अपना अरेनियस कंप्लीट हुआ, अरेनियस नहीं सॉरी, ब्रोंस्टेड लॉ। इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी रहती है, उस डेफिनेशन का ज्यादातर यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें जो थ्योरी यूज होने वाली है एसिड बेस की, वो होने वाली है ब्रोंस्टेड वाली। अगली थ्योरी है जिसका नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी, थर्ड थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस के बारे में आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं लुईस एसिड क्या होता है। इसका ज्यादातर जो लेना देना है लुईस एसिड बेस का, ये ऑर्गेनिक में ज्यादा काम आता है, अपने यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहने वाला। तो लुईस एसिड क्या चीज होती है, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है अभी तक आपने, तो लुईस एसिड वो चीज होती है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोफाइल वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती है, तो लुईस एसिड वही चीज है। इलेक्ट्रोफाइल को अपन लुईस एसिड बोल सकते हैं। तो लुईस एसिड, व्हाट इज लुईस एसिड? तो स्पीसीज, स्पीसीज मतलब कुछ भी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो स्पीसीज दैट एक्सेप्ट, ये लोन पेयर्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ आयंस वगैरह कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। स्पीसीज दैट एक्सेप्ट लोन पेयर्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कौन? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स भी अपने लुईस एसिड होते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक Cl2 होता है, इस बॉन्ड को तोड़वाना है हेट्रोलाइटिकली, मतलब ये इस पे चार्ज प्रोड्यूस कराना है। तो कैसे कराना होता है, तो एक चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं AlCl3। अगर आप AlCl3 को देखोगे तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, तो देखो 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जो ये Cl है, Cl के पास लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को इसको देता है, तो इसको लोन पेयर देता है, तो यहां से इसको अपने बॉन्ड को तोड़ लेता है, तो यहाँ पे बनता है Cl प्लस और यहाँ पे बन जाता है AlCl4 माइनस। तो इस AlCl3 ने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। तो ये जो चीज है AlCl3, ये क्या है, लुईस एसिड, क्योंकि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं लुईस एसिड के। व्हाट इज लुईस एसिड, एग्जांपल हो गया अपना AlCl3, और हो गया जैसे कि BF3। BF3 क्यों, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। और हो गए जैसे ZnCl2, SnCl2, SnCl4, जिसके अंदर भी d ऑर्बिटल्स होंगे, के पास d ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले पाता है d ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। तो लोन पेयर को जल्दी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी भी चीजें मिलेंगी जिनका आपको लगे कि ऑक्टेट कंप्लीट है, वो फिर क्यों ले रहे हैं, तो उनके पास d ऑर्बिटल रहते हैं, उसके अंदर वो ले लेते हैं और अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। समझ में आ रही है। जैसे PCl5 बन जाता है, NCl5 नहीं बनता, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, NCl3 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर d ऑर्बिटल ये अपने को एक्सपेंड नहीं करा पाते। इसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं, जो वैलेंस सेल है ये अपने इसकी वैलेंस सेल में d ऑर्बिटल तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाता है, क्योंकि d ऑर्बिटल को यूज कर लेता है। तो जिनके अंदर d ऑर्बिटल है वैलेंस सेल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से ले लेते हैं, तो वो जनरली आपको लुईस एसिड मिलेगी, हालांकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा फिर भी। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगली चीज है अपनी, अगली चीज है लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होता है, स्पीसीज, इसका उल्टा, स्पीसीज दैट डोनेट्स लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स। जो चीजें इलेक्ट्रॉन्स देंगी उनको या लोन पेयर को डोनेट करेगी, उसको अपन बोलते हैं लुईस बेस। फॉर एग्जांपल, जिसके भी पास लोन पेयर होंगे, जैसे H2 के पास लोन पेयर है तो ये क्या है अपना लुईस बेस, NH3 के पास लोन पेयर है तो ये क्या है लुईस बेस। तो जिस भी चीज के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दे सकता है। जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो डोनेट कर पाएगा। तो लुईस बेस क्या चीज होती है, जो लोन पेयर को डोनेट करती है। तो ये आज हमने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में। 3 थ्योरी है, पहली थ्योरी अरेनियस, दूसरी ब्रोंस्टेड और थर्ड अपनी लुईस। लुईस थ्योरी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक में यूज होता है। ठीक है। अपना ब्रोंस्टेड वाली थ्योरी चलने वाली है, अरेनियस वाली थ्योरी बच्चों वाली थ्योरी है। अपन की जो थ्योरी चलेगी वो कौन सी चलेगी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।